रानी भानुमति की आत्मा यहाँ पर पहरा देने लगती है, नाच करने लगती है, उपद्रव मचाने लगती है। और तब से यहाँ पर ऐसा भौकाल आ जाता है कि राजा चंद्रसेन अपनी सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरी पत्नी ने मुझे विश्वासघात किया। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको एक ऐसी विरासत के पास लेकर आए हैं जो हजारों वर्ष से चर्चाओं में है। आप लोगों ने कहानियों के जरिए राजा चंद्रसेन और रानी भानुमति का नाम जरूर सुना होगा। आज उन्हीं के रहस्यमय किले पर हम आपको लेकर के आए हैं। आज पूरी कहानी भी बताएंगे और पूरा किला भी घुमाएंगे। ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट पर आपने आज तक नहीं देखा होगा। आज जो कुछ आप देखने जा रहे हो वो देखकर आप लोग हैरान और परेशान रह जाओगे कि क्या इतनी सुंदर विरासत को ऐसा श्राप लग सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए अड्डा बने हुए। सैनिक राजा का स्वागत किया करते थे फूलों की बारिश करके। ऊपर भी दासियां स्वागत किया करती थी। और बेहद मजबूत तकरीबन 800 से 900 वर्ष पुराना ये गेट लगा हुआ है। नुकीले तीर लगे हुए हैं जो इस गेट को तोड़ने से रोकते थे। शत्रु कभी भी हाथी के जरिए इस गेट को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि इनमें ना जहर बुझे ये तीर हैं, अष्ट धातु के लगे हुए हैं। हाथी के सर में जब लगते थे ना तो असहनीय दर्द उसे होता था और वो भाग जाता था बाहर। ये उस समय ना ये छोटा सा गेट सैनिकों के लिए खोला जाता है और आज भी छोटा गेट सैनिकों के लिए खुलता है। पूरा गेट राजा महाराजाओं के लिए खोला जाता था। चलिए यहाँ से एंट्री लेते हैं। आ जाइए भाई। अब जैसे ही हमने गेट को पार किया, दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए अड्डा बने हुए हैं और यहाँ पर एक आंगन बना हुआ है। जब राजा चंद्रसेन यहाँ पर आंगन में आया करते थे तो ऊपर दासियां रानियां खड़ी होकर फूलों की बारिश झमाझम कर दिया करती थी। और यहाँ पर आप एक नजर डालिए तो यहाँ पर नीचे और ऊपर सैनिक रहा करते थे। उनके पानी रखने के स्थान यहाँ पर बने हुए हैं। उस समय उनका पानी यहाँ पर रखा रहा करता था और सैनिक इन दरवाजों की सुरक्षा में 24 घंटे उपलब्ध रहा करते थे। यहाँ पर देखिए तो ये दूसरा दरवाजा है, मोड़ है। आज दरवाजा तो मौजूद नहीं है लेकिन उसकी निशानियां यहाँ पर आज भी बनी हुई हैं। लकड़ी का इतना मोटा रॉड उस समय यहाँ पर डाला जाता था दरवाजे की सपोर्ट में। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे 2 मंजिलों तक, ताकि दरवाजे पर बहुत भारी संख्या सैनिकों की रहे तो कोई दुश्मन दरवाजे को आसानी से तोड़ ना सके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा अंदर आइए तो ये बीचों बीच में जो कोठी देख रहे हो ना, ये मंत्रियों के लिए राजा ने बनवाई थी ताकि मंत्री बीचों बीच में रहकर ना पूरे किले पर नजर रख सकें। और इस तरफ दरवाजे का सुंदर नजारा हमें दिखाई दे रहा है, भव्य नजारा जिसे बोला जाता है। ऊपर राजा की सभाएं हुआ करती थी इस खंड में बैठकर। राजा जब भी किसी अन्य रियासत पर चढ़ाई वगैरह किया करते थे ना तो यहाँ पर सभाएं हुआ करती थी। इस तरफ सैनिकों सेनापतियों के रहने के निवास बने हुए हैं। आज काफी कुछ इसके छत आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन किसी भी दीवार पर छत की साया मौजूद नहीं है। काफी कुछ छत आज नष्ट हो चुके हैं। इस तरफ से आप ये पूरा नष्ट हुआ जो विरासत है आप देख सकते हो। लेकिन हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे पहले एक ऐसी रहस्यमयी बावड़ी जिसमें रानी जो भानुमति हुआ करती थी वो स्नान करने के लिए जाया करती थी और उसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी। आ जाइए। इस वीरान विरासत को गौर से देखते जाइए। ऐसा लगता है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ पर कितना बड़ा साम्राज्य रहा करता होगा। यहाँ पर घोड़े हाथी चारों तरफ हंसने खेलने की आवाजें, घुंघरुओं की आवाजें, तलवारों की छनकारें हुआ करती थी। लेकिन आज वक्त की मार ने इसे खामोश कर दिया है। हर तरफ झाड़ उग चुका है, दीवारें वीरान हो चुकी हैं, छत दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एकदम सन्नाटा सा छा गया हो। आखिरकार ये श्राप है या क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आइए तो यहाँ पर एक समय हजारों सैनिक इन दीवारों पर रात के समय पहरा दिया करते थे, दिन के समय पहरा दिया करते थे। लेकिन आज दीवारें बिल्कुल अनाथ हो गई हैं। कोई भी सैनिक यहाँ पर नजर नहीं आता। आखिरकार इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या राजकुमारी भानुमति ने इन सबको श्राप दिया या फिर कोई और बात है? यहाँ पर गौर से देखिए तो राजा के घोड़े हाथी जो राजा चंद्रसेन हुआ करते थे उनके घोड़े हाथी यहाँ पर रहा करते थे।
और घोड़े हाथियों के अलावा उस तरफ राजा का महल बना हुआ है, उसे भी हम देखेंगे। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर राजकुमारी जो भानुमति हुआ करती थी वो स्नान करने के लिए इस रहस्यमय सुरंग के माध्यम से बावड़ी में जाया करती थी। ये सुरंग आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से। इस सुरंग के माध्यम से राजकुमारी भानुमति इस बावड़ी में स्नान करने के लिए जाया करती थी और बताया जाता है कि इस बावड़ी में हजारों रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। ऊपर के यहाँ पर जो एक कक्ष आप देख रहे हो ना, यहाँ पर राजकुमारी भानुमति अपने कपड़े बदला करती थी, उनकी दासियां कपड़े बदला करती थी, यहीं पर रुका करती थी। आ जाइए, यहाँ पर मैं थोड़ा पास चल के आपको नजदीक से दिखाता हूँ। आ जाइए, आ जाइए भाई। यहाँ से एक सुरंग गया है नीचे बावड़ी के लिए, उस पर तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ से हम बावड़ी को थोड़ा बारीक से देखेंगे। आ जाइए भाई, ये देखिए यहाँ पर बावड़ी में कितना पानी भरा हुआ है, आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हो। जब राजकुमारी भानुमति यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करती थी तो कितना निर्मल जल हुआ करता होगा। यहाँ पर वो अपने कपड़ों को बदला करती थी और राउंड सर्कल में गोल गोल ये बावड़ी घूमती है और चारों तरफ से इसका गोल चक्र लगा सकते हो। राजकुमारी भानुमति बहुत गहराई में नहाने के लिए इस बावड़ी में जाया करती थी और स्नान करने के बाद सीधा यहाँ से भगवान शिव के मंदिर में जाया करती थी। आ जाइए, अब हम आपको यहाँ से सारा लोकेशन क्लियर कराने वाले हैं। आ जाइए भाई। यहाँ से जब राजकुमारी भानुमति स्नान करने के बाद निकला करती थी अपने महल के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। उस मंदिर में वो भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए जाया करती थी, उसके बाद ही अपने रंग महल में जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, आखिरकार राजा चंद्रसेन और रानी भानुमति के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों जुदा हो गए और आज भी रानी भानुमति की आत्मा यहाँ पर पहरा देती है। क्यों इसे श्रापित विरासत कहा जाता है? आ जाइए, इसके अंदर चलते हैं, उस कहानी को जानते हैं। आ जाइए। यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े हाथी बांधे जाया करते थे और यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर आप देखोगे तो राजा महाराजाओं के जो घोड़े हाथी हुआ करते थे उनके बांधने के स्थान आप देख सकते हो, पूरा हॉल बना हुआ है। सैकड़ों की संख्या में घोड़े हाथी यहाँ पर बांधे जाया करते थे एक समय, क्योंकि राजा महाराजा युद्ध में घोड़े हाथियों को ही उपयोग में लिया करते थे। यहाँ से आइए भाई, थोड़ा बाहर निकलते हैं इसके। आ जाइए। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, यहाँ पर राजकुमारी भानुमति की दासियां रहा करती थी, क्योंकि राजा उनकी खूबसूरती को देखकर कुछ इस तरीके से पागल थे कि उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता था। इसमें शेर पाला रखा था राजा ने दुश्मनों पर हमला करने के लिए। और ये सारा निर्माण देखिए ना, ये निर्माण आपको एकदम से चौंका देगा। इस तरफ उनकी दासियों के लिए अगर कक्ष बने हुए तो बीचों बीच में राजा का जो चंद्रसेन राजा हुआ करते थे उनका महल भी बना हुआ है। आ जाइए इस तरफ। समय कम है और बहुत कुछ देखना है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि शाम का समय हो गया है। लेकिन इस पूरी विरासत को देखकर हमें डर भी लग रहा है। ऐसी रहस्यमय विरासत हमने कभी नहीं देखी। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, दीवारों से सन्नाटों की आवाजें। बताया जाता है कि रात में जो राजकुमारी भानुमति है उनकी घुंघरुओं की आवाजें यहाँ पर आज भी सुनाई देती हैं। आज भी लोग राजकुमारी भानुमति की आत्मा को देखते हैं। आखिरकार राजकुमारी भानुमति हजारों वर्ष से यहाँ पर क्यों घूम रही है? आखिरकार पूरी वजह क्या है? उस वजह को भी हम जानेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर इस तरफ आइए। आ जाइए। देखिए चारों तरफ, हर तरफ आपको सिर्फ दीवारें नजर आ रही हैं। इनके सर से छत का साया गायब हो चुका है, आज ये लावारिस हो चुकी हैं। बताया जाता है कि इन दीवारों को एक श्राप लगा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो राजा चंद्रसेन हुआ करते थे वो अपनी राजकुमारी भानुमति से बेहद बेइंतहा प्यार किया करते थे। भानुमति इतनी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी कि उनके अलावा राजकुमार चंद्रसेन किसी को देखा ही नहीं करते थे। एकदम से बावले हो चुकी थी। एक बार होता क्या है कि जो राजा चंद्रसेन थे उनके पिता उनको इस राज्य से बाहर निकाल देते हैं। राज्य से जब उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो राजकुमारी भानुमति भी उनके साथ जाती है। कहती है कि पियाजी मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके बगैर मैं इस विरासत में नहीं रहूंगी, इन महलों में नहीं रहूंगी। जो राजा चंद्रसेन होते हैं वो कहते हैं कि रानी तुम महलों की रहने वाली हो, गलीचों पर चलने वाली हो, जंगल में फूलों कांटों पर तुम कैसे चलोगी?
तो जो राजकुमारी भानुमति होती है वो कहती है कि पिया जी आपके बिना तो महलों की सुख मुझे काटने को दौड़ेंगे, आपके साथ में जंगल में भी रहूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फूलों पर हूँ, राजा महाराजाओं के महलों में हूँ। अब राजा चंद्रसेन समझ जाते हैं कि ये नहीं मानेगी, इसलिए राजा चंद्रसेन जो होते हैं वो राजकुमारी भानुमति को अपने साथ लेकर जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में जब वो जाते हैं तो कई दिनों तक जंगलों में वो रहते हैं। एक दिन राजकुमारी भानुमति आराम कर रही थी और जो राजा चंद्रसेन थे वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। तभी अचानक एक सर्प आता है। सर्प आकर के राजकुमारी भानुमति के पैर में काट लेता है। जब राजकुमारी भानुमति के पैर में सर्प काट लेता है तो राजकुमारी भानुमति थोड़ा बहुत चहल पहल करती हैं और फिर उनके प्राण छूट जाते हैं, वो इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं। राजा चंद्रसेन ने जब ये देखा कि राजकुमारी भानुमति इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, एक सर्प ने उन्हें काट लिया है, तो राजा चंद्रसेन भानुमति से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों नहीं बुला लिया, अगर मेरी राजकुमारी भानुमति संसार में नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगा। वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी उनके विलाप को सुनकर के वहीं पर एक पास में ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि ने जब देखा कि कोई इस भयंकर वन में रो रहा है, विलाप कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके रोना धोना को सुनकर के कोई जंगली जानवर आकर के उसे अपना भोजन बना ले। जो ऋषि थे वो भयंकर तपस्वी थे। ऋषि जाकर के राजा चंद्रसेन के पास जाते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, विलाप क्यों कर रहे हो, ये स्त्री कौन है। दोस्तों राजा चंद्रसेन कहते हैं कि महाराज मुझे माफ करो, मैं रो रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ सिर्फ अपनी इस बेहद खूबसूरत पत्नी के लिए। इस जैसी खूबसूरत पत्नी तो मुझे इस संसार में मिल ही नहीं सकती और आज परमात्मा ने इसे मुझसे छीन लिया है, इसे एक सर्प ने काट लिया है, मैं इसके बगैर जीना नहीं चाहता। ऋषि जो होते कहते हैं कि अरे मूर्ख तू कैसी बातें कर रहा है, यहाँ पर तो आना जाना लगा रहता है, कोई आता है कोई जाता है, तू किसके लिए विलाप कर रहा है, तू जीवित है, तू अपनी जीवन को जी सकता है। लेकिन राजा चंद्रसेन कहते हैं कि नहीं ऋषिवर नहीं, मैं जीना नहीं चाहता, अगर मेरी पत्नी जीवित नहीं रहेगी राजकुमारी भानुमति के साथ बिना तो मैं जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। ऋषि जान चुके थे कि ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, ये अकेला जीवित नहीं रहेगा। ऋषि कहते हैं कि बेटा एक ही उपाय है, अगर तू आधी उम्र अपनी पत्नी को दान में दे सकता है तो मैं तेरी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अपनी पत्नी को इस बात का कभी मत बताना कि तूने अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को दान में दी है, तू कभी चाहेगा तो उससे दान दी हुई उम्र वापस भी ले सकता है। दोस्तों राजा चंद्रसेन इस बात को मान लेता है और वो कहता है कि हाँ ऋषिवर हाँ, मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी भानुमति को देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय ऋषिवर उसे कमंडल से पानी देते हैं और ये संकल्प दिलाते हैं कि तू कह दे कि तूने अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को दे दी, क्योंकि राजा चंद्रसेन के पास 40 वर्ष उम्र बची हुई थी, 30 साल की उम्र वो जी चुके थे, इसलिए राजा चंद्रसेन अपनी 20 वर्ष की आयु रानी भानुमति को दान कर देते हैं। जैसे ही राजा संकल्प लेते हैं, रानी भानुमति एकदम से सन्नाटा खाकर उठती है, कहती है पिया जी मैं सो गई थी, मुझे माफ करना, काफी समय हो गया। राजा चंद्रसेन कहते हैं कि कोई बात नहीं प्रिय, तुम्हारी आंख लग गई थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। भाई ऋषिवर तो इतना कह करके चले जाते हैं, इधर रानी भानुमति जीवित हो जाती है। दोस्तों होता क्या है, कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। जब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं तो एक दिन जो राजा चंद्रसेन थे, जो रानी भानुमति थी, एक जंगल में अपनी झोपड़ी को बना करके बैठे हुए थे। तभी वहां से एक फकीर गुजरता है। जो फकीर था देखने में हट्टा कट्टा नौजवान बेहद सुंदर था। उस फकीर को देख करके जो रानी भानुमति थी वो उस पर मोहित हो जाती है। राजा चंद्रसेन ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी रानी कभी किसी और को चाहने लगेगी। राजा चंद्रसेन कहते हैं कि रानी मुझे प्यास लगी है, मैं कुएं से पानी निकालने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी। रानी भानुमति कहती है कि पिया जी आप चले जाइए, मुझे प्यास नहीं है, मैं यहीं पर इस फकीर की झोपड़ी के पास बैठकर आराम करना चाहती हूँ। राजा चंद्रसेन तो उस समय पानी पीने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब रानी भानुमति होती है वो उस फकीर बाबा से कहती है कि अरे फकीर तुम तो बड़े मस्त हो, तुम्हें तो कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है, तुम तो मौज से अपनी जिंदगी जी रहे हो। तब फकीर कहता है कि रानी तुम चिंता क्यों करते हो, तुम चाहो तो मेरे साथ तुम भी ऐसी मस्त जिंदगी जी सकती हो। तब रानी भानुमति कहती है कि मैं जीना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे बीच में मेरा पति है, उसके सामने मैं कैसे जी सकती हूँ। फकीर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम अपने पति को कुएं में धकेल दो और फिर मेरे साथ मस्त होकर रहो, हम दोनों अपना नया जीवन शुरू करेंगे। दोस्तों वही होता है, जैसे ही राजा चंद्रसेन कुएं से पानी पीकर आता है तभी रानी भानुमति कहती है पिया जी मुझे प्यास लगी है, मेरा कंठ सूख रहा है। राजा चंद्रसेन कहता है कि प्रिय मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे साथ चलो,
और पानी पियो। राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी को साथ लेकर के फिर से उसी कुएं पर, उसी बावड़ी पर जाता है तो देखता है कि रानी जो भानुमति है वो कुएं के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही राजा चंद्रसेन पानी को खींचने के लिए जाता है, उसी वक्त रानी भानुमति उसे कुएं में धकेल देती है और राजा चंद्रसेन कुएं में गिर जाता है। रानी भानुमति बिना ये देखे कि राजा चंद्रसेन जीवित है या मर गया है, उस कुएं से भाग आती है और फकीर के साथ एक शहर में जाकर के रहने लगती है, जिस शहर का नाम विजयनगर होता है। दोस्तों, विजयनगर में रानी भानुमति उस फकीर बाबा के साथ मौज कर रही थी। इधर उस कुएं में डला डला उनका पति राजा चंद्रसेन भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दोस्तों, होता क्या है कि वहीं से एक बंजारों की टोली निकलती है। जब वो बंजारों की टोली वहां से निकलती है और पानी पीने के लिए कुएं के पास अपना एक लोटा डालती है, तो उस लोटे को पकड़ करके राजा चंद्रसेन कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, भगवान के लिए मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। बंजारा पहले तो घबरा जाता है, लेकिन जब वो राजा चंद्रसेन की आवाज को सुनता है तो उसे बाहर निकालता है। राजा चंद्रसेन अपनी सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरी पत्नी ने मुझे विश्वासघात किया और मैंने उसके लिए अपना आधी उम्र दान में भी दे दी थी। दोस्तों, होता क्या है, जो बंजारा होता है राजा चंद्रसेन से कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुमने जो कुछ भी किया उसको ना जाने बिना तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हें धोखा दिया है वो बहुत गलत किया, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकती। दोस्तों, अब जो बंजारा होता है राजा चंद्रसेन को अपने साथ में रख लेता है। कुछ दिनों बाद बंजारों की टोली भी उसी विजयनगर शहर में पहुंचती है। उसी विजयनगर शहर में बंजारों की टोली जब पहुंचती है तो वहां पर जो राजा चंद्रसेन होता है वो कहता है कि बंजारे भाई, अब तुम अपने सफर में आगे जा सकते हो, मैं इसी शहर में रहकर कुछ काम करना चाहता हूँ। बंजारा कहता है भाई ठीक है, तू अगर इस शहर में कुछ काम करना चाहता है तो कर सकता है, मैं तुझे आजाद करता हूँ। राजा चंद्रसेन उसी शहर में एक सेठ के यहाँ पर मजदूरी करने लगता है। सेठ के यहाँ पर जब राजा चंद्रसेन मजदूरी करता है तो सेठ देखता है कि ये तो काफी मेहनती और काफी ईमानदार है। उसी नगर में एक बहुत बड़ा राजा रहा करता था, जिसके यहाँ पर आए दिन नृत्य हुआ करते थे। उस समय जो रानी भानुमति थी वो एक बहुत बड़ी नर्तकिका बन चुकी थी, जिसने अपना नाम चंचला रख लिया था। दोस्तों, होता क्या है कि जो रानी भानुमति थी वो अपने फकीर के साथ आए दिन जहां पर भी उसे प्रोग्राम मिलता था, बहुत मोटी रकम लेने के बाद नृत्य करने के लिए जाया करती थी। अब इधर जो राजा चंद्रसेन थे उस नगर के सेठ के यहाँ पर मजदूरी करते करते उसके मुनीम बन जाते हैं, क्योंकि उस सेठ ने देख लिया था कि ये काफी विश्वासी है और ये बहुत वफादार भी है। राजा चंद्रसेन वहां पर उस सेठ के यहाँ पर जब मुंशीगिरी कर रहे थे, यानी मुनीमगिरी कर रहे थे, तभी वह सेठ कहता है कि भाई आज हमारे राजा के यहाँ पर नृत्य है सबसे बड़ी नर्तकिका चंचला का, क्या तुम देखने के लिए चलोगे? दोस्तों, राजा चंद्रसेन कहता है कि ठीक है, मैं चलूंगा। उस समय जब राजा चंद्रसेन उस नृत्य को देखने के लिए जाता है, होता है कि बेहद खूबसूरत नर्तकिका चंचला नृत्य करने के लिए आई है, और जैसे ही चंचला का चेहरा देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि चंचला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी भानुमति थी। जब राजा चंद्रसेन ने यह देखा कि ये इस फकीर के साथ एक नर्तकिका बन गई है, मुझे जान से मारने के बाद ये यहाँ पर मौज कर रही है, तो राजा चंद्रसेन एकदम से अपने सर को पकड़ लेते कहते हैं, इस बार ये क्या है? आज मैंने जिसके लिए अपनी आधी उम्र दान में दे दी, उसने मुझे ऐसा धोखा दिया। दोस्तों, जैसे ही रानी भानुमति ने चंद्रसेन को देखा, वो समझ गई कि ये मेरा पति जिंदा है, अब ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। उस समय रानी भानुमति, जो कि एक चंचला नर्तकिका बन चुकी थी, बेहद सुंदर बसंत बहार को गाती है, बहुत सुंदर नृत्य दिखाती है और राजा उससे खुश हो जाते हैं। उस शहर के जो राजा थे, जिनका नाम सूरजमल था, जिनके यहाँ पर ये सारा नृत्य चल रहा था, वो एकदम खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि नर्तकिका चंचला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब नर्तकिका चंचला, जो कि भानुमति थी, वो कहती है कि यहाँ इस सभा में मेरा एक चोर बैठा है, आप उसे जान से मरवा दो। राजा सूरजमल कहते हैं कि ठीक है, बताओ तुम्हारा चोर कौन है? तब जो भानुमति होती है वो अपने पति चंद्रसेन का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि यही मेरा चोर है। दोस्तों, जब राजा चंद्रसेन ने यह देखा कि मेरी पत्नी अब भी मेरे प्राणों की प्यासी है, तो वो एकदम से शांत रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि उस नगर के जो सेठ थे वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो मुनीम है वो किसी की चोरी कैसे कर सकता है, वो तो बहुत ईमानदार है। वो राजा से कहते हैं कि नहीं, हमारे मुनीम को एक मौका दीजिए ताकि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके, आप किसी को भी ऐसे जान से नहीं मरवा सकते। दोस्तों, सारे मुनीम हड़ताल कर देते हैं। तब राजा कहता है कि बताओ भाई चंद्रसेन, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तब राजा चंद्रसेन कहते हैं कि आपके यहाँ पर जो ये नर्तकिका नृत्य कर रही है, ये कोई और नहीं, ये कोई नर्तकिका नहीं, ये मेरी पत्नी भानुमति है। भानुमति एकदम से इस बात से इनकार कर देती है कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है।
तब दोस्तों राजा चंद्रसेन कहते हैं कि अगर तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो संकल्प लो और कह दो कि रास्ते में मैंने जो चीज तुम्हें दी थी वो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही रानी भानुमति ये संकल्प लेती है कि जो कुछ चीज तुमने मुझे दी थी मैं वापस कर रही हूँ, उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो राजा सूरजमल एकदम सन्न रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। दोस्तों तब सूरजमल सारी कहानी पूछते हैं तो राजा चंद्रसेन बताता है कि ये सारी कहानी थी, मैंने इसे अपनी आधी उम्र दान में दी थी और आज मैंने इससे अपनी उम्र दान में वापस ले ली। इसी वजह से इस नृत्य का चंचला की जान चली गई जो कि मेरी पत्नी भानुमति थी। दोस्तों उस वक्त भानुमति जैसे ही प्राणों को छोड़ देती है तो जो राजा चंद्रसेन थे उसके शरीर को लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के उसके शरीर को दफना देते हैं। लेकिन दफनाने के तकरीबन 5 से 10 साल बाद रानी भानुमति की आत्मा यहाँ पर पहरा देने लगती है, नाच करने लगती है, उपद्रव मचाने लगती है और तब से यहाँ पर ऐसा भौकाल आ जाता है कि ये पूरी विरासत वीरान हो जाती है। और आज भी यहाँ पर रानी भानुमति की जो आत्मा है यहाँ पर नृत्य करती है, यहाँ पर पहरा देती है और बताया जाता है कि आज भी रात के समय लोग बाग यहाँ पर आने से डरते हैं। इसी वजह से आज ये पूरी विरासत खंडर हो चुकी है और आज हजारों रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं। रानी भानुमति की आत्मा यहाँ पर पहरा देती है। दोस्तों मैं आपको ऐसी रहस्यमयी विरासतें दिखाता रहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।